हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। तो आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे, ये जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं या हम उसको निकालते कैसे हैं। तो आप सबको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किससे मिलकर के बने हुए होते हैं, एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप के जो एटम्स होते हैं या सेम टाइप के एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स में मिलते हैं, कंपाउंड्स में मिलते हैं, वो ईच एटम्स का अपना एक मास होता है। ठीक है, हम जितने भी एटम्स होते हैं वो जो मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो हर एटम का अपना एक मास होता है। उसी मास को, एटम्स के मास को जब हम कैलकुलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वही पूरा ऑल ओवर मास निकल करके आता है। वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, क्या है, अ मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 or more एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ईच एटम्स हैव डेफिनेट एटॉमिक मास. Therefore, molecular mass can be calculated by adding atomic mass of all atoms present in one molecules of the substance. किसी भी substance के एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स होंगे उनका जो मास होगा वो ही टोटल मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे अपन समझते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है, H2O। अब वाटर मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम 2 हैं, ठीक है, तो इसका एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटम प्लस 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है, 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ गया, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 U। एटॉमिक मास को हम किससे डिनोट करते हैं, यूनिट को U से। ठीक है, ये समझ में आया मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद हम चलते हैं अब हम कैलकुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, CO2 का। तो क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन एटम प्लस एटॉमिक मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो कार्बन का कितना है, कार्बन का 1 है ना, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 12 एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, कितना हो गया, 12 प्लस 32 इक्वल टू 4 और 4, ये आ गया। ठीक है, ठीक, अब नेक्स्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये सारी चीज़ें आपको एक आध मैं बता देती हूँ और आपको खुद सॉल्व करना है और चेक करना है कि आपसे मॉलिक्यूलर मास निकालते बन रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करते बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अब फिर है हमारे पास एक नेक्स्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4
4 थ्राइस। ठीक है, तो इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 एटम एल्यूमिनियम के। ठीक है, फिर सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, SO4 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं? 3 × 1 × सल्फर एटॉमिक मास प्लस 4 × ऑक्सीजन एटॉमिक मास। ठीक है, अब 2 × एल्यूमिनियम का कितना होता है? लिख लिया अपन 27 प्लस 3 × सल्फर का कितना हुआ? 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 प्लस 4 × ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन का कितना होता है? 60। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 × 27 प्लस 3, अंदर इसको कैलकुलेट करिए, ये हो गया 32, 64। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं CuSO4.5H2O का। CuSO4.5H2O 5H2O। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है केमिस्ट्री में? ये जो डॉट लगा हुआ होता है, इसको कभी भी मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। आप जैसे अपना फॉर्मूला रखते हैं और जिस तरह से कैलकुलेट करते हैं वही प्रोसेस करते जाइए। डॉट का मीन्स कभी भी मल्टीप्लिकेशन मत समझिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? कॉपर कितना है? 1 है, तो 1 × कॉपर, 1 × कॉपर का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का हो गया 1 × सल्फर एटॉमिक मास प्लस 4 × 1 ऑक्सीजन एटॉमिक मास। फिर डॉट की जगह पे प्लस लगेगा, 5 × या आप ब्रैकेट में कर दो, ब्रैकेट कर दो यहाँ पे 5 का ब्रैकेट कर दो, 2 × 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे मास ऑफ 1 कॉपर एटम, मास ऑफ ऐसे करके लिख सकते हैं 2 × 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 × मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया? कॉपर का है। ठीक है, ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉपर का एटम, कॉपर का हो गया 64। ठीक है, यहाँ पे हो गया 64 प्लस सल्फर का हो गया कितना? अभी आप लोगों को पहले बताया था 1 × सल्फर एटम। ठीक है, 32 प्लस कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ये कितना हो गया? 48। ठीक है, प्लस अब क्या आ गए? 5H2O है ना, तो ये कर सकते हैं अपन ब्रैकेट में 5 2 प्लस 1 मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 60। ठीक है, अब आप इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करके जो आंसर आए वो मुझे बताइए। ठीक है, अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये हम एटॉमिक मास कैसे पता चलेगी, एटॉमिक मास होता कितना है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये भी क्लियर कर देंगे कि किसी का एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं। तो कोई एटॉमिक मास निकालने की कोई अलग मेथड नहीं होती है, आपको कुछ का एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा और कुछ की ट्रिक्स मैं बता दूँगी। ठीक है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास या फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ते हैं। ठीक है, कि फॉर्मूला यूनिट मास किसे कहते हैं।
यूनिट मास। सूत्र द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई सूत्र द्रव्यमान। तो फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। ऐसे कंपाउंड, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का हम क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला कंपाउंड। जो कंपाउंड आयन से जिनका फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, फॉर्मूला कंपाउंड। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, ठीक है। अब आयन क्या होते हैं हम इसके बाद आपको डिटेल में बता देंगे, लेकिन अभी पहले फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ने के लिए हम ये अभी जस्ट इसको पढ़ लेते हैं कि कहते किसे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये जो CaO है वो आयन से मिलकर के बना हुआ है। कैसे, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयन से मिलकर के बना हुआ है। तो जो कंपाउंड आयन से मिलकर के बने हुए होते हैं उनको हमने क्या बोला, फॉर्मूला कंपाउंड। और इस तरह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे कि हमने क्या निकाला है, फॉर्मूला यूनिट मास निकाला है, ठीक है। तो आयन से मिलकर के बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, फॉर्मूला कंपाउंड कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयन बन गया, उससे क्या फॉर्मेशन होगा, फार्मूले का फॉर्मेशन होगा, तो हमने क्या बोल दिया, ये फार्मूला कंपाउंड है, ठीक है। और ऐसे फार्मूला कंपाउंड्स का जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, फार्मूला यूनिट मास कहलाता है, ठीक। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, CaO, ये इस फॉर्म में जाएगा। अब कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो कितना निकल के आया, 56 यूनिट मास निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया है, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आयंस में कि आयंस किसे कहते हैं। आयंस, आयंस क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो हम बात करते हैं चार्ज्ड स्पीसीज की, ठीक है। जितने भी चार्ज्ड स्पीसीज हैं सब आयंस कहलाते हैं। आयंस क्या होते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज क्या कहलाती हैं, आयंस कहलाती हैं। अब ये चार्ज का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है। आप सबको पता है, जनरली जानते हैं कि एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज का वाला होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। चार्ज, चार्ज आया ना, मीन्स निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। तो चार्ज्ड स्पीसीज ही क्या कहलाएंगी, आयंस कहलाएंगी। अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसमें चार्ज आ जाएगा तो ये क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या जाना कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, जो नेगेटिव चार्ज, वो प्रोटॉन्स की क्या होती है, बराबर होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, इसका डिटेल तो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझिए कि एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मीन्स वो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन जब कभी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है प्रोटॉन से, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन से, तब एटम में जो चार्ज डेवलप होता है वही आयन कहलाता है, और वही डिसाइड करेगा कि हमारा एटम कैसा आयन है, पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि जो एटम होते हैं उनमें चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोई भी एटम, माना एटम X है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने से बाहर निकालता है। इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज को बाहर निकाला, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, निगेटिविटी गई, वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लेता है,
ठीक है, यहाँ पे कर दो ऐसे। जब इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निकाल रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब अपने में से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो निगेटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या कहलाई, चार्ज्ड स्पीसीज कहलाई। ठीक है, इसके ऊपर धन चार्ज, इसके ऊपर ऋण चार्ज। ठीक, तो ऋण और धन ये जो आए, ऋण और माइनस और प्लस जो चार्ज आए, यही क्या कहलाए, आयंस कहलाए। इनको क्या बोले, आयन। पहले एटम क्या था, न्यूट्रल था, मतलब उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम थी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो वो प्लस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया, मतलब वो अभी और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये जो स्पीसीज थी वो आयन में कन्वर्ट हो गई। मीन्स जब एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, और जब उसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को निकालने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है, ये धनायन कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन्स को ले करके वो निगेटिव चार्ज में चेंज हो जाता है, तो यही क्या कहलाता है, एनायन कहलाता है। तो हमने क्या बोला, आयंस जो होते हैं वो चार्ज्ड स्पीसीज होती हैं। मीन्स उनके ऊपर जब भी एटम्स के ऊपर चार्जेस आए तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गए। आयन धन आयन या ऋण आयन होता है। ठीक है, मतलब कैटायन या एनायन हुआ। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के लेने और देने पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन से तो वो क्या कहलाएंगे, एनायन कहलाएंगे, एनायन। और अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से तो क्या कहलाएंगे, कैटायन कहलाएंगे। ठीक है, ये हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन, एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनायन। ठीक है, अब इसी में आता है सिंपल आयन एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस। सिंपल आयंस क्या होते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो सिंपल आयंस जो एक एटम जब आयन का फॉर्मेशन करता है तो वो सिंपल आयन कहलाता है। जैसे सोडियम प्लस सोडियम आयन हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम, ये है सिंगल एटम है ना सोडियम का। जैसे सोडियम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीशियम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हो गया Mg2+ आयन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या कहला रहे हैं, सिंपल आयंस कहलाते हैं। मतलब सिंगल है एटम, सिंगल एटम जब आयंस का फॉर्मेशन करता है तो सिंपल आयन कहलाता है। और पॉलीएटॉमिक्स में क्या आते हैं, जैसे पॉलीएटॉमिक्स में क्या आते हैं, जैसे SO4 2 नेगेटिव, CO3। पॉलीएटॉमिक कैसे हुए, 2 एटम है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, 2 एटम हुए। मीन्स एक से ज़्यादा हुए जब वो आयंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या कहला रहे हैं, पॉलीएटॉमिक। और जब सिंगल एटम कर रहा है आयंस का फॉर्मेशन तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल एटॉमिक। ठीक है, ये हो गया आपका सिंगल एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अटेन स्टेबिलिटी। ठीक है, अरे हैं वाई डू एटम्स कंबाइन, वाई डू एटम्स कंबाइन। अब क्वेश्चन आता है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत है उनको कंबाइन होने की, जैसे वैसे रहे हैं। तो आंसर क्या होगा कि हर किसी को स्टेबिलिटी पसंद होती है, स्थायित्व पसंद होता है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। ठीक है, एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, हर कोई स्थायित्व पाना चाहते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए
एटम्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब फॉर अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी को पाने के लिए कोई भी एटम क्या होता है, वो कंबाइन होकर के क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो ये स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स को देकर, यानी डोनेट करके, टोटल डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, ठीक है, ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन लेना और शेयर करना, चैप्टर 4 में इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी हम आते हैं वैलेंसी में, कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी तो कोई भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने पे, देने पे, लेने पे, या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है या लेता है या शेयर करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है, ठीक है। किसी भी एटम के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं, यही उसकी क्या कहलाती है। हाँ, और इलेक्ट्रॉन को देकर, लेकर या शेयर करके वो जो एटम होता है वो स्थायित्व को प्राप्त करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है। और जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है या लेता है या फिर शेयर करता है, वही उसकी जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि अगर सोडियम होता है, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी क्या कहला रही है, एक वैलेंसी कहला रही है उसकी, ठीक है। तो ये होती है वैलेंसी। इसी के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का फॉर्मेशन करते हैं। तो यू केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na, क्लोराइड को कैसे लिखे, Cl। सोडियम क्या है, सिंगल एटम आयन है, पॉजिटिव। क्लोरीन क्या है, सिंगल एटम आयन है, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। हम क्रॉस मेथड के थ्रू क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, तो जब ये नेगेटिव आएगा तो Na-1 Cl+1, ये तो हम लिखते नहीं है 1 तो ये क्या आ जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। क्या होता है, मैग्नीशियम Mg, ठीक है, और Mg+2 होता है, SO4 2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे, इसका चार्ज इसके पास आएगा, इसका चार्ज इसके पास आएगा, ठीक है। क्रॉस मेथड के थ्रू हम केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो Mg के पास आया क्या, -2 इधर आ गया, और SO4 के पास क्या आ गया, +2 इधर आ गया कोई मतलब नहीं, आ गया क्या अपना MgSO4, ठीक है। इसको अपन ऐसे नहीं, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, ये मैग्नीशियम सल्फेट का। क्रॉस मेथड के थ्रू जितने चार्ज हैं, जिसके ऊपर जितना चार्ज है वो क्रॉस हो जाएगा, इसका चार्ज इसके पास, इसका चार्ज इसके पास, और केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आयंस का दिया हुआ है, एक टेबल बनी हुई है जिसमें सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयन है, मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इन सब की एक टेबल दी हुई है। तो उसको आयंस और सिंबल्स के सहित उसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि केमिकल फार्मूला के फॉर्मेशन में वो बहुत ही यूज़फुल टेबल है। तो उसको अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे और क्रॉस मेथड का यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला फॉर्मेशन ईजिली कर लेंगे आप लोग, लेकिन उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट।
मोल कंसेप्ट, ये मोल क्या होता है या मोल की अवधारणा क्या है। इससे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास एक टर्म है, ये आएगा आगे, तो अभी क्लियर कर लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है। जैसे हम बात करते हैं कि मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, तो लिखेंगे 1U। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, तो उसको क्या लिखेंगे 1 ग्राम। यहाँ पे मास को हमने किससे लिखा, U से। अब बात आ रही है ग्राम एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन एटम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, तो U की जगह हम क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। ठीक है, 1 ग्राम होता है। उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास मीन्स अगर हम लिखेंगे मास ऑफ, अगर लिखते हैं हम मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल, तो कितना आएगा, कितना होता है 18U। और अगर हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल, तो कितना लिखेंगे इसको, 18 ग्राम लिखेंगे। ठीक, ये दो टर्म आपको याद रखने हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अगर आता है कि ग्राम एटॉमिक मास, तो ठीक है, वही उसी एटम का ग्राम में एटॉमिक मास लिख देना है। ठीक है, कितने ग्राम है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो उसी को हम ग्राम में, उसी मॉलिक्यूल्स को ग्राम में चेंज कर देंगे। ठीक, तो ये समझ में आ गया। ये दोनों टर्म्स आगे हमें यूज़ करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आते हैं मोल कंसेप्ट में। तो मोल होता क्या है, तो सबसे पहले समझिए कि अगर डजन की बात होती है, दर्जन की बात होती है, तो हमारे दिमाग में आता है 12। अगर हम बात करते हैं एक डजन, है ना, एक डजन मीन्स 12। बोलते हैं एक डजन बनाना मीन्स 12 बनाना, एक डजन एप्पल मीन्स 12 एप्पल। जैसे डजन दिमाग में आया तो हमने क्या लिख दिया 12। वैसे ही अगर मोल आता है, मोल दिमाग में अगर मोल आया, तो मोल का मीन्स क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, याद कर लीजिए कि एक डजन में जैसे 12, वैसे ही मोल की बात आएगी कि मोल क्या होता है, एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, एक मोल बराबर कितना हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इसको याद रख लीजिए कि मोल में कितने हो गए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है, ये है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है जिसको आप NA या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, NA या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसको याद कर लीजिए कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 particles of any substance. Particles of any substance. अब जैसे हम बोले कि
1 डजन ऑक्सीजन एटम, 1 डजन ऑक्सीजन एटम, तो आप क्या बोलेंगे 12 ऑक्सीजन, है ना, 12 ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजन एटम। आप बोले 1 डजन नाइट्रोजन एटम, 1 डजन नाइट्रोजन एटम मीन्स 12 नाइट्रोजन एटम। सेम चीज क्या बोलेंगे अगर अपन कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम मीन्स क्या हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम, है ना। और 1 मोल नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम। ठीक, समझ में आ गया। ये क्यों एग्जाम्पल दी हूँ कि इसी एग्जाम्पल के थ्रू ये समझिए कि डजन मीन्स अगर 12 होता है तो 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवोगेड्रो नंबर या फिर मीनिंग ऑफ 1 मोल। 1 मोल मीनिंग्स मीन्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जो भी एटम है उनके पार्टिकल्स हो गए। The numbers of particles, atoms or molecules present in 1 mole of any substance is fixed with value of 6.022 into 10 की power 23. This is experimental obtained value. This number is called Avogadro constant, जो भी हमने आपको बताया कि the numbers of particles present in 1 mole means 1 mole का मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं 1 मोल इस की वैल्यू क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो कि एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है और इसको हम एवोगेड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, अगर लिखा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 ग्राम। अब आ गया 1 मोल ऑक्सीजन एटम तो क्या हुआ ये 16 ग्राम। अभी हमने बात की थी पार्टिकल्स में, अगर बात आती है 1 मोल हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट हाइड्रोजन एटम। अभी क्या बात हो रही है ग्राम में। अगर हम बोलते हैं कि एक बनाने का जो भार है वजन है वो 10 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 डजन बनाना की बात करेंगे, 1 डजन में कितने हुए 12 हुए, तो कितना हो जाएगा 120 ग्राम। तो सेम यही बात हो रही है कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम का ग्राम में कितना हो गया 1 ग्राम हो गया। तो मोल है तो इस मोल की वैल्यू कितनी है पार्टिकल्स की 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जब ऐसा समय आएगा कि 1 मोल में वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और एक हाइड्रोजन एटम का कितना है 1 ग्राम है मास, तो 1 इंटू 1 मोल कर देंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो आ जाएगा आपका वैल्यू आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट्स है, लेकिन हमें यहाँ पे समझना क्या है कि 1 मोल का मतलब हम 2 मीनिंग में समझेंगे कि 1 मोल बराबर होता क्या है। तो ये क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन की बात हो रही है 1 मोल ऑक्सीजन एटम 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 16 ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ग्राम ऑक्सीजन एटम या 16 ग्राम एटॉमिक मास, इसको क्या बोल सकते हैं GAM।
मीन्स हम 1 मोल को दोनों में देखेंगे। अगर 1 मोल की बात हो रही है तो 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स की भी बात हो रही है। और ग्राम एटॉमिक मास, जो अभी हमने पहले पढ़ा है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की भी यहाँ पर बात हो रही है। तो ये हो गया मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इसको फिर से रिपीट मोड में आपको समझाऊंगी, फिर से बताऊंगी। है ये बहुत इजी, लेकिन एक बार समझने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड 2-4 जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर 4 की शुरुआत में मैं आपको क्लियर करा दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी। तो यहीं से आपका चैप्टर 3 जो होता है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। और चैप्टर 4 जो होगा वो आपका और इंटरेस्टिंग होगा, जिसमें हम डिटेल से एटम्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अगर आपको मेरा ये चैनल और मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो लाइक करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।